नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एनमिशा क्लासेस में। मैं नीतीश मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ बीएड तृतीय सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण का एक नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है पद्य शिक्षण। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि पद्य शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं और पद्य शिक्षण के क्या समान उद्देश्य हैं। इन्हीं की चर्चा आज क्लास में की जाएगी। तो अंत तक बने रहिए और पूरा अध्ययन करिए, अपने नोट्स खुद बनाइए और आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार होइए। तथा अपने बीएड प्रथम सेमेस्टर में जो आपको प्रैक्टिकल लिखना है वह प्रैक्टिकल की फाइल भी बनाते रहिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी आपके महाविद्यालय में। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले यही कहेंगे, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम कि पद्य शिक्षण। तो पद्य पहले किसे कहते हैं? जैसे मैंने गद्य की चर्चा की थी पिछले वाले क्लास में कि गद्य शिक्षण में गद्य किसे कहते हैं, उस तरह यहाँ हम बात करेंगे कि पद्य शिक्षण में पद्य किसे कहते हैं। तो देखिए, वह रचना जो लय गति से युक्त हो, या वह रचना जो छंदों से युक्त हो, उसे हम पद्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी वह रचना जो छंद से युक्त हो वह क्या कहलाती है? वह पद्य कहलाती है। ठीक है, अब जैसे कि कविता हमारी है, कविता क्या है? कविता हमारा एक पद्य का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कविताओं में छंद समाहित नहीं होता है। तो इसीलिए जो कविता होती है वह जरूरी नहीं कि छंद ही हो। जो कविता है वह जरूरी नहीं कि छंद हो, लेकिन जो छंद है वह कविता जरूर होगी। ठीक है, इसलिए वह रचना जो छंद से युक्त हो वह पद्य कहलाती है। आप समझ गए। अब बात करेंगे पद्य शिक्षण, यानी कि उस छंद युक्त रचना को जब हम बालकों को ज्ञान प्रदान करते हैं, जब शिक्षण कार्य करते हैं, तो उसी कहलाता है पद्य शिक्षण। ठीक है, तो पद्य शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं हम उनको जानेंगे। हम इस क्लास में वही पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और 90 से लेकर के 99% तक उम्मीद होती है कि आगे परीक्षा में इस बार पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता क्या है कि पद्य में रस की प्रधानता होती है। देखिए, जितने भी पद्य होते हैं उसमें क्या प्रधानता होती है? रस की प्रधानता होती है। रस का मतलब, जैसा कि मैंने कहा कि छंद से युक्त रचना ही पद्य कहलाती है। तो जब छंद होगा तो नॉर्मल सी बात है कि जब छंद है तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे रस जरूर होगा। इसीलिए पद्य में रस की प्रधानता होती है, यह पहला उसका विशेषता है। दूसरा देखिए, पद्य की भाषा सरल, उचित तथा बोधगम्य होती है। जो पद्य की भाषा है वह क्या होती है? सरल होती है, यानी उसमें क्लिष्ट शब्दों का समावेश नहीं होता है। उनमें ऐसे शब्द रखे जाते हैं जो कि आसानी से पढ़े जा सके, उनका उच्चारण किया जा सके। उसके बाद उचित शब्द रखे जाते हैं, अनुचित शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर अनुचित शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह पद्य लयबद्ध नहीं हो सकेगा। तथा बोधगम्य का मतलब यह है आसानी से पढ़ी और समझे जाने वाली रचना होती है। कौन? हमारा पद्य। तो पद्य की भाषा क्या होती है? सरल होती है, उचित होती है और बोधगम्य होती है। आगे देखिए, आगे है पद्य सत्यम शिवम व सुंदरम की भावना की अनुभूति कराता है। देखिए, सत्यम शिवम के मतलब ये है कि सत्यम का मतलब ये है कि जो पद्य आपका है वह क्या होता है? वह सत्य पे आधारित होता है। ठीक है, जो पद्य होता है आपका वह सत्यता पे आधारित होता है। ठीक है, उसके बाद आगे शिवम का अर्थ है, यानी कि जैसा कैसे जानते हैं कि सत्यम शिवम और सुंदरम, यह तीनों शब्द भगवान शिव के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। अधिकतर वहाँ पे देखेंगे तो मंदिर में लिखा होगा। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि सत्यम शिवम और सुंदरम की भावना अनुभूति कराता है, यानी कि जो सत्य है, जो शिव है, वही सुंदर है। ठीक है, अगर धार्मिक अर्थों में तो, लेकिन यहाँ पे हम पद्य शिक्षण के अगर भाव से देखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि सत्यम शिवम सुंदरम, यानी जो सत्य है वही क्या है? वही चराचर व्याप्त है और सुंदर भी है। यानी कि जो सत्य है वही शिव है, वही क्या है? सुंदर है। ऐसा आध्यात्मिक जगत में होता है, लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो जो सत्य है वही क्या है? चराचर हमेशा व्याप्त रहेगा, चाहे आज हो चाहे कल। जैसे कि कबीरदास ने लिख दिया कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाँव। ठीक है, तो वहाँ का मतलब ये है कि वह चीज़ क्या है? वह रचना आपकी सत्य है। ठीक है, आगे देखिए, शिव यानी कि वह आज भी व्याप्त है, वह चराचर रूप से आज भी व्याप्त है, चाहे उस समय हो चाहे इस समय हो, गुरु की महत्ता एक सी है। तो वही कह रहा है कि जो पद्य होता है वह क्या होता है? सत्य, शिवम और सुंदर। और क्या होता है? वो सुंदर होता है। यह जो रचनाएं होती हैं इनको पढ़ने से हमें क्या होता है?
हमें आनंद की अनुभूति होती है, ठीक, तो वही है सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से ये क्या होता है, ओतप्रोत होता है। आगे देखिए, यह कल्पना का सम्मिश्रण होता है। देखिए जो भी पद्य की रचना की जाती है वह कल्पना से परिपूर्ण होती है। जैसे कि सूरदास है, सूरदास तो अंधे थे, लेकिन सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। तो वो जब बाल रूप का वर्णन ऐसे करते हैं जैसे कि लगता है कि उनको आंख बंद करके सब दिखाई दे रहा है, तो वह उनको दिखाई तो दे नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने क्या, उन्होंने कल्पना के बल पर उन्होंने रचना की है, ठीक है। उसी तरह रसखान है, उन्होंने काग से हाथ से ले गए माखन रोटी जो रचना की है कि काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गए माखन रोटी, वो सब क्या, वो सब कल्पना पर आधारित है। तो यही है कि जो पद्य होता है वह कल्पना का सम्मिश्रण होता है। आगे, यह अमर व अस्थाई रहता है। अमर व अस्थाई का मतलब यह है कि देखिए कबीरदास हुए, दादू, रैदास, उसके बाद रहीम, मीराबाई, इन लोगों ने अपने जो भी रचनाएं की हैं, इन्होंने जो भी अपने दोहे लिखे हुए हैं, जो भी इनके पद्य हैं, वह सब क्या है, वह सब अमर हैं, यानी कि आज भी और आगे भी वह रहेंगे अस्थाई। अस्थाई मतलब कि वह हमेशा विद्यमान रहेंगे, उनके शब्दों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। आगे देखिए, अगला हमारा पद्य समाज का दर्पण होता है। देखिए पद्य की रचना जो की जाती है वह उस समय के समाज की स्थिति को देख करके की जाती है। जिस समय जिन लेखकों ने अपनी पद्य की रचनाएं की हैं, चाहे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है या फिर कबीरदास ने लिखा हुआ है, ठीक है। कबीरदास ने तो उस समय बहुत सारा आडंबर था उस समय, उनके समय, इसके कारण उन्होंने बहुत सारे धार्मिक कुरीतियों पे बहुत ज़्यादा प्रहार किया है अपने दोहों के माध्यम से, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि पद्य समाज का दर्पण होता है, और यह समय समय पर समाज में जो भ्रांतियाँ फैलती हैं तो लेखकगण जो कवि होते हैं वो अपने पद्य के माध्यम से समाज को जागरूक करते रहते हैं, समाज की समस्याओं से लोगों को मुक्त करते का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, आगे है पद्य संगीतमय होता है। जिसके जो भी पद्य होता है वह लय, गति, तुकबंदी पर आधारित होता है, इसलिए क्या होता है, वह संगीतमय होता है, ठीक है। तो यह थी हमारे पद्य की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे पद्य शिक्षण के। ये जो आप देख रहे हैं पद्य शिक्षण लिखा हुआ है, तो पद्य शिक्षण के इस सामान्य उद्देश्य क्या हैं, अब हम इनकी चर्चा करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अपने नोट्स पे लिखना है, तो आप लेकर के लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम बगल में हो जाते हैं, हो गया होगा, चलिए इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे लिखते हैं आपके लिए, ठीक है। देखिए सामान्य उद्देश्य लिखा हुआ है। सबसे पहला है हमारा सामान्य उद्देश्य में, पहला छात्रों में सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक आदर्श के अनुरूप आचरण करने की प्रवृत्ति का विकास करना। यानी कि छात्रों में यह जो भावना है उनके सभ्यता संबंधित, सामाजिक आदर्शों के अनुकूल या अनुरूप आचरण करने की प्रवृत्ति का विकास करना। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि पद्य शिक्षण की सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य आपका है कि छात्रों को उनकी सभ्यता से, उनकी संस्कृति से और उनके जो सामाजिक धार्मिक जो आदर्श हैं उनसे उनको परिचित कराया जाए, जिससे कि वह परिचित हो करके उसके अनुरूप, उसके अनुकूल वह व्यवहार कर सके। यह पद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। जैसे कि कोई बच्चा है, मान लीजिए हिंदू धर्म का है, और उसे नहीं पता है कि पूजा कैसे करनी है, पूजा करने के क्या लाभ हैं, कृष्ण कौन थे, उन्होंने क्या उपदेश दिया है गीता में, तो वह जब गीता का पाठ करेगा, जब वह रामचरितमानस पढ़ेगा, जब वह रामायण पढ़ेगा, तो उसे ज्ञान होगा उसके पुराने समय में जो संस्कृति थी उससे, उसके बाद उसके धर्म से संबंधित जो चीज़ें हैं उनसे, और उसके वर्तमान समय में जो सामाजिक आदर्श हैं उसे क्या करना चाहिए, उनका ज्ञान उसको उनका पाठ करने से हो सकेगा। तो यही पद्य शिक्षण के समान उद्देश्य होते हैं। अगर आपको पद्य पढ़ाया जाता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि आप अपने सभ्यता, अपने संस्कृति और अपने सामाजिक आदर्शों के अनुरूप व्यवहार कर सकें। आगे देखिए, दूसरा है विद्यार्थियों में पद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। देखिए कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि उस विषय में विद्यार्थी की रुचि क्या करना, जागृत करना। जैसे कि कोई अध्यापक है, गणित अगर पढ़ाता है तो ये सोचता है कि बच्चा हमारे विषय को पसंद करे, इस विषय में और आगे कुछ कर सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वह उस संबंधित विषय का शिक्षण कार्य करता है। उसी तरह पद्य शिक्षण का भी उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों में पद्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जाए।
विद्यार्थी पद में रुचि लेकर के आगे रचनाएं भी अपने से कर सकें। आगे देखते हैं, तीसरा है छात्रों को उचित आरोह अवरोह व उचित भावानुसार काव्य पाठ करने के योग्य बनाना। जानते हैं कि पद में सबसे अहम योगदान होता है भाव का, क्योंकि जब तक भाव नहीं होगा तब तक वह चीज़ पद नहीं कहलाएगी। तो इसीलिए करा है कि जब छात्रों को पद शिक्षण इसलिए कराया जाता है कि छात्र उचित आरोह अवरोह लय गति के साथ जो पद की लाइनें हैं उनका वाचन कर सके तथा उचित भावानुसार। और जो भाव है, जैसे करुण रस का भाव है, तो करुण रस को जोश में आकर के नहीं पढ़ना है, और अगर वीर रस की चीज़ है तो वीर रस के लाइनों को आपको करुण रस के अनुसार धीरे धीरे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो भाव है, जिस भाव में लिखा हुआ है उस भाव के अनुसार छात्र पाठ कर सके, वाचन कर सके, इस योग्य छात्रों को बनाना यह भी एक उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य हमारा है काव्य के माध्यम से समाज की संस्कृति व आदर्शों से परिचित कराना। यानी कि हमने पहले कहा कि जो काव्य हैं, जो रचनाएं की जाती हैं, वह देश काल के ध्यान में रख करके की जाती हैं। तो जब इनका अध्ययन करेगा बालक, ठीक है, जो छात्र अध्ययन करेंगे तो वह समाज की संस्कृति व आदर्शों से परिचित हो सकेंगे और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कि हमारा इतिहास ही है, तो हमारा इतिहास ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुदाई करके ही या फिर जो शिलालेख उनके द्वारा ही ज्ञात किया जा सका है। हमारे इतिहास में अहम योगदान हमारे ये जो काव्य लिखे हुए हैं उनसे भी बहुत ही ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है, चाहे चंद बरदाई के द्वारा लिखित हो, ठीक है, या किसी अन्य लेखक के द्वारा लिखित हो। आगे देखिए, काव्य सौंदर्य की समीक्षा करने की योग्य बनाना। काव्य सौंदर्य की समीक्षा का मतलब यह है कि उसमें कौन सा रस है, कौन सौंदर्य है, क्या अलंकार है, किसका प्रयोग हुआ है, उसके गुण, उनके दोषों को छात्र जान सके, इसके लिए बालक को तैयार करना भी एक सामान्य उद्देश्य है पद शिक्षण का। आगे देखते हैं हम छठवां, विभिन्न काव्य शैलियों का बालक को ज्ञान प्रदान करना भी एक सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। यह अलग अलग लेखकों की, अलग अलग रचनाकारों की, अलग अलग कवि कवित्रियों की अपनी अपनी लेखन शैलियाँ होती हैं, काव्य शैलियाँ होती हैं, रचना शैली होती है, उनका ज्ञान छात्र को कराना यह भी एक उद्देश्य है पद शिक्षण का। आगे देखते हैं, काव्य रचना हेतु प्रोत्साहित करना। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने भी कहा कि हर विषय का अध्यापक यह सोचता है कि हमारे विषय में बच्चा कुछ अच्छा कर सके, कुछ आगे बढ़ सके, कर सके। इसके लिए काव्य रचना हेतु बालक को और इन सब का ज्ञान प्रदान करके बालक को प्रोत्साहित करना, यह प्रोत्साहन उच्च स्तर पर दिया जा सकता है। आगे देखते हैं हम, छात्रों को काव्य का पूर्ण रसास्वादन कराना। यानी कि छात्रों को काव्य का पूर्ण रसास्वादन मतलब यह है कि छात्रों को उसमें जो रस हैं, छंद हैं, अलंकार हैं, ठीक है, इन सब का ज्ञान करा करके, जब तक इन सब का ज्ञान नहीं होगा तब तक बालक उसमें जो रस है उसका आनंद नहीं ले सकेगा। तो जब इनका ज्ञान बालक को हो जाएगा तो वह पूर्ण रूप से जो पद्य है उसका आनंद ले सकेगा। तो ये हमारे हो गए सामान्य उद्देश्य। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि विभिन्न स्तरों पर हिंदी शिक्षण में आपके पद्य शिक्षण जो है इसका क्या उद्देश्य होता है, प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे और उच्च स्तर पे, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, खुद से नोट बनाते रहिए। और अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल की आवश्यकता होगी तो हमने PDF अपलोड कर दिया है महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद का, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।